28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में। और आज 1 अप्रैल है और इन 32-33 दिनों के अंदर क्या क्या बदल गया है व्यापार में, दुनिया में, ट्रेड में, और कहाँ कहाँ त्राहिमाम मचा हुआ है। इस सब विषय पे हम बात करने के लिए IREF इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग से समझेंगे कि आखिर राइस ट्रेड के ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि आपने देखा है कि जो आप हमारा बिग पिक्चर देखते हैं प्रोग्राम, उसमें आप देखते हैं कि किस तरह से फ्रेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इंश्योरेंस प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बंकर फ्यूल के चार्जेस बढ़ गए हैं, यानी कि ट्रेड करना एक मुश्किल काम हो गया है। तो आज की तारीख में जब हम राइस जो हमारा सरप्लस है, उसके बावजूद भी हमारी स्ट्रेटेजी क्या है और आने वाला समय क्या, हम कहीं इस युद्ध के चलते कोई लीडरशिप हमारी जो राइस की बनी हुई है वो खोने का खतरा बढ़ रहा है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है। देव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देव, आज की जो ग्राउंड पे वास्तविकता है, स्थिति है, क्या है? अगर हम 28 फरवरी से 1 अप्रैल की जर्नी देखें तो इसमें कई मार्केट में चेंजेस आए हैं। सबसे पहला तो जो कंटेनर अवेलेबिलिटी थी वो आज के दिन बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अगर इसको समराइज़ करें, मैं आपको आज वो बातें बताना चाहूँगा जो बाकी एक्सपर्ट्स जिनके ऊपर उन्होंने लाइट नहीं शेयर करी होगी, क्योंकि कई बातें तो मीडिया में रेगुलरली हाईलाइट होती रहती है, बट कुछ चीज़ें हाईलाइट नहीं होती है। तो मैं आज उन चीज़ों पे एम्फेसिस करूँगा जो मीडिया में रेगुलरली हाईलाइट नहीं होती। जब भी कोई इस तरीके का क्राइसिस आता है, तो जैसे हमने कई लोगों से सुना कि फ्यूल का कॉस्ट इंक्रीज़ हो गया, कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो गई, पेमेंट्स के अंदर डिस्ट्रप्शंस आए, तो सबसे जो मेजर इसकी कैजुअलिटी होते हैं वो होते हैं न्यू एंट्रेंट्स। क्योंकि जो मार्केट के अंदर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स होते हैं या जो प्लेयर्स का मार्केट शेयर डिसेंट होता है, वो ऐसे माहौल के अंदर भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ लेते हैं। मैं आज आपको एग्जांपल दूं कि जो लोग ईरान रेगुलरली सप्लाई करते हैं, एक उनको टेम्पररी हिट तो आया इस क्राइसिस से, क्योंकि इमीडिएटली जो ईरानियन पोर्ट के ऊपर लगभग इंडिया का 11,000 टन बासमती राइस था, वो स्टकअप हो गया फॉर सम टाइम। जो शिपमेंट्स ट्रांजिट में थी उन पे तकलीफें आ गई, और जो इंडियन पोर्ट के ऊपर थी वो कंटेनर अनअवेलेबिलिटी की वजह से अटक गई। तो एक दफ़ा तो जो प्लेयर्स थे उनको इमीडिएट इम्पैक्ट तो आया। अक्यूट एक शॉर्टेज अक्यूट एक इम्पैक्ट उनके ऊपर आया, पर उसके कुछ ही दिन बाद कई ऑल्टरनेटिव रूट्स हमारे सामने आए। जैसे आज हम इराक की बात करें और ईरान की बात करें, तो टर्की का मर्सन पोर्ट है, उसके थ्रू अब मटेरियल डाइवर्ट होना शुरू हो गया है। पर ये एक न्यू प्लेयर के लिए इस तरीके की ऑल्टरनेटिव रूट्स ढूंढना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। उसको तो पैनिक हो जाता है ना, उसको पैनिक हो जाता है, वो मार्केट को इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाता। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर होता है उसको इमीडिएट हिट तो ज़्यादा बड़ा होता है, बट वो थोड़े टाइम के अंदर उस हिट को ऑब्जॉर्व करके बल्कि उस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी के अंदर डेवलप कर जाता है। क्योंकि आज जो भी प्लेयर ईरान को एक्सपोर्ट कर पा रहा है वो बहुत सब्सटेंशियल और ह्यूज मार्जिन अर्न कर रहा है। जो फेडरेशन को रिपोर्ट मिली है, कुछ शिपिंग लाइंस ऐसी है जो डायरेक्ट ईरान भी छोटी छोटी लॉन्जेस के अंदर मटेरियल लेके जा रही है। वो एक बड़ा ही हाई रिस्क बिजनेस हो गया है, क्योंकि वो इंश्योरेंस से बैक नहीं है। दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्सपोर्टर्स को सिक्योर करने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट बैक्ड एक इंश्योरेंस स्कीम दी है, जिसमें 50 लाख रुपए तक अगर किसी भी एक्सपोर्टर को लॉस होता है, अगर उसके पास ECGC या कोई और इंश्योरेंस क्लेम नहीं भी है तो गवर्नमेंट उसको बैकअप करे अप टू 50 लाख तक, अप टू 50 लाख। और जिस केस में ECGC है तो उस केस में 100% बैकअप। बिल्कुल। अब इसमें जो हम ओवरऑल, जैसे आपने कहा कि भाई जो न्यू एंट्रेंट्स होते हैं वो मुश्किल में फंस जाते हैं, तो इसमें टोटल ओवरऑल लिक्विडिटी के ऊपर क्या मार्केट पे असर पड़ा है? देखिए, शुरू में जो मिडिल ईस्ट को मटेरियल सप्लाई होता है, लगभग 4 लाख टन बासमती इंडिया से हर महीने मिडिल ईस्ट को जाती है। तो जैसे ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि इमीडिएटली मार्केट में 7 से 8% बासमती राइस के प्राइसेस गिरे। बट आने वाले दिनों में हमने ये देखा कि वो जो गिरावट थी वो और ज़्यादा नहीं गिरी। इसका ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो 4 लाख टन का डेफिसिट, क्योंकि ये इतना बड़ा डेफिसिट है जो और कोई कंट्री अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो दिस क्लियरली शोज कि जो मटेरियल है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, या एक्सपोर्ट कम्युनिटी में एक कॉन्फिडेंस है कि ये मटेरियल इवेंचुअली एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो लिक्विडिटी के ऊपर इसका कोई बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट
नहीं मैं देख रहा हूँ, शुरू में हमारे पास रिपोर्ट्स आई थी कि लगभग 1 से 1.5 लाख टन के आसपास कई फेजेस ऑफ ट्रांजिट के अंदर अटका हुआ है। कुछ माल पोर्टों पे है, कुछ माल ओशन में है ट्रांजिट के अंदर, और कुछ माल डेस्टिनेशन पोर्ट्स के ऊपर है। अगर उस माल की वैल्यू हम देखें तो 1000 से 1500 करोड़ रुपए के बीच में उस मटेरियल की वैल्यू आती है। बट मुझे ये उम्मीद है कि कुछ एक्सपोर्टर्स को छोड़ के ज़्यादातर एक्सपोर्टर्स को शुरू में तो जो शिपिंग लाइन से उनको इंक्रीज्ड कॉस्ट देना पड़ा, या उन्हें पोर्ट्स के ऊपर कुछ डिस्टर्बेंसेस हुई, अगर उस इनिशियल शॉक को हम इग्नोर करते हैं तो वो सारा माल लगभग क्लियर हो चुका है। क्लियर हो चुका है, यानी कि जैसे अब यहाँ पे एक चीज़ और भी सुनने में आ रही है कि जो कुछ लोग कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि भाई 2000 से 25,000 करोड़ के बीच में जो एक्सपोर्टर्स का पैसा है वो फंसा हुआ है, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, उम्मीद बिल्कुल थी शुरू में कि अगर ये जो वॉर थी ये ज़्यादा एस्केलेट होती, जैसे अरब देशों के ऊपर ईरान ने अटैक करा, अगर वो अरब देश भी इस युद्ध में अमेरिका के साथ ईरान पे भी अटैक कर देते और दोनों तरफ से वार चालू हो जाता, तब तो एक्सपोर्ट बिल्कुल ही रुक जाता। तो ऐसे केस में एक डर का माहौल बिल्कुल था कि जो फिगर है ये 25-50 हज़ार करोड़ तक भी जा सकती है। पर जो हमारे सामने आज डाटा आ रहा है और जो होलसेल मार्केट के अंदर प्राइसेस है बासमती राइस के, वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि ये जो कंसर्न था वो रियलिटी में नहीं कन्वर्ट हुआ है। और आज के दिन मार्केट पे इसका इम्पैक्ट बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही मिनिमल। तो जिस तरह से मान लीजिए जो डिस्ट्रप्शन चल रहा है या जो डिस्ट्रप्शन हुआ है, तो उसकी वजह से डिमांड पे यानी कि बायर की साइड पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? ऑर्डर्स अभी आने और आ रहे हैं या अभी जो पहले आए हुए हैं उन्हें हम फुलफिल करने पे लगे हुए हैं? देखिए, जब भी कोई इस मैग्नीट्यूड का क्राइसिस आता है तो खासकर जो एक स्टेपल फूड आइटम है जैसे राइस, उसकी डिमांड हमेशा इंक्रीज होती है, क्योंकि लोगों के अंदर एक टेंडेंसी होती है वॉर के दौरान कि वो खाने को और जो भी एसेंशियल उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसको वो स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे समय में बायर ड्रिवन नहीं सप्लायर ड्रिवन मार्केट हो जाती है, क्योंकि हर बायर आज के दिन माल खरीदना चाहता है, उसको बेचना चाहता है, क्योंकि उसके देश के अंदर जहाँ पे वॉर छिड़ी हुई है या कोई डिस्टर्बेंस है तो उधर रेट बहुत महंगे हो जाते हैं। इसमें तो एक्सपोर्टर की काबिलियत है कि वो कितना मटेरियल सप्लाई दे पाता है और कितना वो प्रॉफिट अर्न कर पाता है। तो ऑर्डर्स तो बहुत है, पर उस रिस्क को उठाने के लिए, उसको रिस्क को लेने के लिए कितने एक्सपोर्टर्स तैयार है, वो एक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्वेश्चन इज नॉट ऑफ डिमांड, क्वेश्चन इज ऑफ रिस्क एपेटाइट, कि विदाउट इंश्योरेंस, विद अ पोटेंशियल कि ये माल जाते जाते कोई और डिस्टर्बेंस, कोई नई डिस्टर्बेंस ना आ जाए या कोई एस्केलेशन ना हो जाए, इस रिस्क को कितने एक्सपोर्टर्स बेयर करने के लिए तैयार हैं। तो देव, मुझे एक बात और समझाइए कि ये जो राइस ट्रेड है, एक्सपोर्टर्स हैं खास तौर से, तो इसमें जो एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं, कितने % ऐसे लोग हैं आपकी समझ में जो इस रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, वो कैपेसिटी हैं, कैपेबल हैं उनके इस रिस्क को लेने के लिए, और कितने % ऐसे लोग हैं जो कैपेबल नहीं हैं, जो मीडियम प्लेयर हैं, स्मॉल प्लेयर हैं? देखिए, कोई भी इंडस्ट्री के अंदर, एक राइस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर हज़ारों लाखों लोग इन्वॉल्व है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें एंट्री बैरियर्स भी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से न्यू एंट्रेंट्स भी इसके अंदर आते रहते हैं, और एक रेगुलर इंडस्ट्री है जो 12 महीने काम देती है। तो ऐसी इंडस्ट्री में मैं, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज बताना तो थोड़ा मुश्किल होगा, बट मैं आपको ये कहूँगा कि जो रेगुलर प्लेयर्स हैं, जो रूटीनली इस ट्रेड के अंदर वर्क करते हैं, वो ज़्यादा लाइकली है इस रिस्क को उठाने के लिए। और जो अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेडर्स हैं, जो कभी कभी आते हैं कभी कभी चले जाते हैं, उनके लिए ये माहौल सही नहीं है, क्योंकि जो रेगुलर वर्क करता है उसी के पास ऑल्टरनेटिव रूट्स होते हैं, वही रिस्क के ऊपर बायर को माल भेज पाता है जो उसके रिलेशनशिप्स मार्केट में बने हुए होते हैं, और सिंस उसके पास एक एक्सपीरियंस होता है एक मार्केट में ट्रेड करने का, तो उसको एक फेयर आइडिया होता है कि मैं कितना रिस्क यानी कि जो सीजनड एक्सपोर्टर्स हैं वो टिके रहेंगे और जो सीजनल हैं वो नहीं टिक पाएंगे, ये कह सकते हैं, है ना। अब एक बात और बताइए, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है, मतलब कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन जो फ्रेट है, इंश्योरेंस कॉस्ट है, बंकर फ्यूल है, इनके 2 गुने 3 गुने बढ़ जाने के बाद जाहिर सी बात है हमारी लागत भी बढ़ रही है, यानी कि एक्सपोर्टर की लागत भी बढ़ रही है। तो जो लागत बढ़ रही है तो क्या बायर वो लागत बेयर करने के लिए तैयार है? देखिए, कई केसेस के अंदर हमने ये देखा, जब ये क्राइसिस आया तो मार्केट में काफ़ी मूवमेंट हुई पैकेजिंग कॉस्ट के अंदर, फ्रेट कॉस्ट में, इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर।
इन 3 हेड्स के अंदर बहुत सब्सटेंशियल मूवमेंट हुई, बट उसके साथ करेंसी के अंदर भी काफ़ी मूवमेंट हुई। तो जो करेंसी की मूवमेंट थी उसने एक्सपोर्टर्स को फायदा दिया, ओके, और जो फ्यूल, पैकेजिंग और इंश्योरेंस की मूवमेंट थी उसने एक्सपोर्टर्स का नुकसान करा। तो कुछ हद तक तो जो करेंसी का प्रॉफिट एक्सपोर्टर्स के पास आया उसने इन लॉसेस को कुछ हद तक तो ऑफसेट करा, पूरी तरह ऑफसेट नहीं करा, कुछ हद तक करा। और कई केसेस में ये रिपोर्ट हुआ है कि बायर्स ने लगभग 50% जो इंक्रीज कॉस्ट था उसको एक्सपोर्टर्स के साथ शेयरिंग के लिए अग्री कर गए। ओके, तो जो हम इसे ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें, देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सब कुछ चंगा सी, कहीं ना कहीं तो तकलीफें है, बट तकलीफें इतनी बड़ी नहीं है जितना शुरू में हमें एंटिसिपेटेड था। जब इस तरीके की मूवमेंट होती है तो हर एक्सपोर्टर परेशान भी होता है, स्ट्रेस में भी रहता है। कई लोगों के लिए एक बम्पर प्रॉफिट की भी अपॉर्चुनिटी निकलती है, बट ऐसे लोग काफ़ी कम होते हैं। पर ओवरऑल एक्सपोर्टर या कोई भी बिजनेसमैन स्टेबिलिटी को पसंद करता है। ओके। तो देव ये बताइए कि जो हमारी राइस एक्सपोर्ट की जो डिपेंडेंसी है वो गल्फ़ के ऊपर कितनी है और उससे हमें कितना इम्पैक्ट या कितना डेंट पड़ रहा है? जहाँ तक हम गल्फ की बात करें तो लगभग 70% बासमती राइस पूरे इंडिया का गल्फ को एक्सपोर्ट होता है। ओके, अगर हम गल्फ की टॉप 5 मार्केट्स को भी देखें तो हमारी टॉप 5 मार्केट जिनको लगभग सिर्फ 5 कंट्रीज को ही हमारा 50% बासमती जाता है, वो है सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यमन और यूएई। तो आप देखिए जो टॉप 5 बासमती की मार्केट्स है, जो 50% एक्सपोर्ट जिनको जाता है वो डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व है। ये 500 देश किसी ना किसी तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट की डायरेक्ट पार्टी है। तो ये हमारे एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही चिंताजनक सिचुएशन है, क्योंकि अगर सिचुएशन किसी भी समय, देखिए ये वॉलेटाइल सिचुएशन होती है, कभी भी खराब हो सकती है। तो एक रिस्क और सर पे तलवार तो हमेशा ही मंडराती रहती है। तो देव अब इसमें एक और बात है कि जैसे अभी शायद मैं पढ़ रहा था कि अभी ईरान ने धमकी दी है कि जितनी यूएस की कंपनीज़ हैं उनके सभी एम्प्लॉयज़ देश छोड़ के चले जाएं, क्योंकि अदरवाइज़ वो हिट कर सकते हैं उनको। तो यानी कि ये ऐसा लग रहा है आज के माहौल में, आज की तारीख में, कि युद्ध अभी फ़िलहाल थमता नज़र नहीं आ रहा है, ईरान रुकने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आगे चल के अगर 10 दिन 15 दिन युद्ध और चल जाता है, तब हमारी राइस इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा आप डेंट देख रहे हैं और क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं? देखिए, जब तक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक नहीं होता तब तक राइस की सप्लाई जारी रही। ओके, क्योंकि हमने देखा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यमन हमारी 5th लार्जेस्ट मार्केट है बासमती के लिए, और यमन में सिविल वॉर चल रहा है पिछले 10 साल से। तो सिविल वॉर के बावजूद यमन एक 5th लार्जेस्ट मार्केट है इंडियन राइस के लिए। तो ये शो करता है कि वॉर के बावजूद एक्सपोर्ट चलते रहता है, खाना जाते रहता है। तो अगर ये युद्ध एस्केलेट भी होता है तो टेम्परेरी परेशानियां तो कई सारी आएगी, बट इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इतना बुरा राइस सेक्टर के लिए नहीं होगा जो शायद बाकी सेक्टर्स के लिए बुरा हो सकता है। कोई लग्जरी सेक्टर हो जैसे फर्नीचर, या कोई ऐसा कंज्यूमर गुड जिसके बिना भी लोगों का काम चल सकता है, कोई नॉन एसेंशियल आइटम। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे एक बात और मैं समझ रहा हूँ कि यानी कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि जो हमारा बासमती है, इंडियन बासमती, उसका 70% ये गल्फ कंट्रीज जो हैं वो हमारे कंज्यूमर हैं, ठीक है ना। तो बाकी अगर ऐसे ही चलता रहा जो 70%, यानी कि हम ऑलरेडी सरप्लस में बैठे हुए, तो क्या बासमती हमारे पास और 2-4 महीने में ज़्यादा सरप्लस होने की उम्मीद है? और अगर है तो फिर कंज्यूम कौन करेगा? देखिए, अगर ये एक्सपोर्ट, जैसे हमने देखा कि जो बासमती राइस के प्राइसेस थे वो मार्केट में इतने फॉल नहीं हुए जितने होने चाहिए थे कि अगर ये पूरी क्वांटिटी रुक जाती, क्योंकि इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इतनी ह्यूज क्वांटिटी को किसी और देश में या किसी और मार्केट में डिस्पोज करना बहुत ही एक कठिन काम है जो इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं हो सकता। पर क्योंकि ये रेट नहीं गिरे तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि क्वांटिटी अभी भी जा रही है। तो अगर आज की स्थिति में भी जा रही है तो आने वाले टाइम में भी इसकी उम्मीद ट्रेड को यही है कि ये जाती रहेगी। इतना बड़ा क्राइसिस ये कन्वर्ट नहीं होगा जिसके लिए हमें कोई बहुत एक्सट्रीम मेजर लेने पड़े। अगर कोई बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन आ भी जाती है तो ऐसी सिचुएशंस में हमने देखा है कि बासमती राइस के प्राइसेस काफ़ी फॉल कर जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे ईरान में 2010-11 में भी एक डिस्टर्बेंस हुई थी जिसकी वजह से हिंदुस्तान का बासमती राइस वहाँ पे जाना बंद हो गया था। उसकी वजह से मार्केट में लगभग 50% का प्राइसेस के अंदर फॉल आ गया था। तो जब इतनी बड़ी गिरावट प्राइसेस के अंदर आ जाती है
तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी कोई काफ़ी कंज्यूमर ऐसे हैं जो इस बासमती को नहीं खाते और नॉन बासमती को खाते हैं प्राइस की वजह से, वो भी इसको खाना शुरू कर देते हैं क्योंकि अब ये उनके प्राइस रेंज के अंदर आ जाता है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो डेफिनेटली रेट तो गिरेगा, और अगर रेट गिरेंगे तो कई कंज्यूमर जो अभी बासमती नहीं खा रहे हैं वो भी इसको खाना शुरू कर देंगे। एक और सवाल, ये जो भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब मिडिल ईस्ट में अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच, तो ये एक तरफ तो हमें दिखाई दे रहा है कि डेंट पड़ रहा है हमें, बट क्या किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से अपॉर्चुनिटी भी क्या है हमारे लिए? अगर है तो वो क्या? देखिए, अगर हम बासमती राइस सेक्टर की बात करें तो ये हमें शो करता है कि जो राइस है वो हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट है। जैसे हमने देखा कि जो एसेंशियल फूड आइटम है उनकी ज़रूरत हमेशा रहती है, चाहे वॉर हो या वॉर नहीं हो, खाने पे सब डिपेंडेंट है। बिल्कुल। आज की स्थिति में आप ये देखिए, हम ये सोच रहे हैं कि हमारा बासमती राइस कौन खाएगा। अगर हम ऑल्टरनेटिव एक व्यू देखें, अगर भारत अपना चावल एक्सपोर्ट करना बंद कर दे तो ये जो वॉर इफेक्टेड देश है इनका क्या हाल होगा, इनके पास फूड कहाँ से आएगा। तो ये हमें एक डिप्लोमेटिक लेवरेज भी देता है। तो ये दोबारा एक स्पॉटलाइट हमारे इस पे रखता है कि भारत के लिए जो हमारा राइस सेक्टर है वो एक बहुत बड़ी एसेट है जिसको हमें डिप्लोमेटिकली लेवरेज करना चाहिए, और आने वाले समय में हमें इस सेक्टर को और डेवलप करना चाहिए कि कई देश हमारे ऊपर डिपेंडेंट है और भी देश धीरे धीरे हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। हाँ बिल्कुल, आपने शायद, मुझे याद है कि भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन शायद 26 देशों की आपने एक लिस्ट निकाली थी कि भाई ये कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे हम अपना राइस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो अभी कहाँ तक स्ट्रेटजी पहुँची है और उस पर कितना काम हुआ है? देखिए, हमने जो BIRC 2025 में एक ये प्रयास करा था कि जो 26 टॉप के देश है जो भारत का चावल इंपोर्ट तो कर रहे हैं, बट वहाँ पे भारत के जो कॉम्पिटिटर देश है उनकी ज़्यादा डोमिनेंस है। वो भारत से ज़्यादा दूसरे देशों से चावल इंपोर्ट करते हैं। तो वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि हम उन देशों के अंदर भारत का मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सकते हैं। पर ये देखिए, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। किसी भी नई मार्केट को डेवलप करने के लिए कई सालों का प्रयास लगता है। बिल्कुल। और उसके अंदर कई तरीके के एफर्ट हो रहे हैं। हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट उसके अंदर करी है, बट उसको मिडिल ईस्ट क्राइसिस से लिंक करना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि ये जो 4,60,000 टन की मार्केट है महीने की, ये इसको एक दिन में डेवलप नहीं हुई। मिडिल ईस्ट के साथ भी आज हमारा व्यापार पिछले 50-60 साल से चल रहा है। तो 50-60 साल में जो मार्केट डेवलप हुई है वो 6 महीने के अंदर डेवलप नहीं हो सकती। बिल्कुल, 6 महीने के अंदर डेवलप नहीं हो सकती। अब इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन ऐसी सिचुएशन में सरकार से क्या डिमांड करना चाहेगा कि सरकार किस तरह से स्टेट को सपोर्ट करे? हमने सरकार से कई डिमांडें रखी। उसमें से पहली डिमांड तो हमने ये रखी कि जो भी पोर्ट के ऊपर कंटेनर्स इस जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से स्टक हो गए, उनको सरकार एक वेवर दे। उनके ऊपर जो भी पीनल चार्जेस या डिटेंशन चार्जेस लगाए गए हैं उनको वेव करा जाए। सरकार ने हमारी वो मांग को माना और वो वेवर सारे मेजर पोर्ट्स ने लगभग दे दिए हैं। दूसरी हमारी मांग थी कि कोई कार्गो अगर ट्रांजिट में है तो उसको अगर हमें वापस बुलाना पड़ जाए या उसको किसी दूसरी डेस्टिनेशन पे ट्रांसफ़र करना पड़ जाए तो उसमें कस्टम्स की और RBI की कई सारी गाइडलाइंस और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, जो ऑपरेशनली एक बहुत ही कम्बरसम टास्क है। और एक्सपोर्टर्स उसमें काफ़ी, अगर बड़े स्केल पे उसको करना पड़ जाए तो एक काफ़ी तकलीफ वाली सिचुएशन होती है किसी भी एक्सपोर्टर के लिए। तो हमने ये रिक्वेस्ट करा कि ये सारे ऑपरेशनल जो मैटर्स हैं इनको ईज करा जाए और एक्सपोर्टर्स को उसमें ऑपरेशनल गाइडलाइंस के अंदर राहत दी जाए। वो भी सरकार ने हमारी बात मानी और उसको दिया। तीसरी हमारी मांग ये भी थी कि किसी तरीके से जो इंश्योरेंस या किसी एक्सपोर्टर का लॉस हो रहा है उसको कैसे बैकअप दिया जाए, तो वो भी बात मानी गई और 50 लाख रुपए तक सरकार ने स्कीम निकाली जिसमें 371 करोड़ रुपए का उन्होंने फंड भी दिया जी। और ECGC बैग सारे 100% कवर को 371 या 497, आई थिंक सो 371 497 इसी अराउंड है ना, मेरे को चेक करना पड़ेगा, बट उसमें लगभग उसके पैरामीटर्स इतने ही हैं कि 50 लाख रुपीस एंड 100% इफ ECGC बैक देते हैं। चौथी हमारी सरकार से ये मांग थी कि क्योंकि ज़्यादातर एक्सपोर्टर्स क्रेडिट ड्रिवन होते हैं, तो अगर कोई उन्होंने लोन ले रखा है या उनके पेमेंट मंगवाने की कोई टाइमलाइन है
तो उसको बैंकों को डायरेक्ट करा जाए, जैसे कोविड के अंदर डायरेक्ट कराया गया था कि ऐसे एक्सपोर्टर्स को हैंड होल्ड करा जाए और जहां तक जरूरत हो उनको एडहॉक फैसिलिटीज भी दी जाए कि अगर कोई टेम्पररी उनको क्राइसिस आ भी गया है तो उसको सेल थ्रू कर पाए। वो वाली मांग भी अंडर कंसिडरेशन है और हमें उम्मीद है कि सरकार उसको भी जल्दी मान लेगी। पांचवी हमारी सरकार से ये मांग थी कि जहाँ पे माल अटक गया है वो हमें असिस्ट करे ऑल्टरनेटिव रूट्स ढूंढने में। तो जिससे सरकार ने यूएई गवर्नमेंट से बात करके कोरफकन पोर्ट है यूएई के अंदर, उन्होंने उसको आइडेंटिफाई करा कि जबल अली को या फुजेरा पोर्ट को बाईपास करके उस पोर्ट के थ्रू यूएई के अंदर माल सप्लाई करा जाए। तो सरकार से हम काफी एक्टिव डिस्कशन के अंदर है और जो भी प्रैक्टिकली करा जा सकता है, क्योंकि सरकार के हाथ भी ऐसी सिचुएशन में काफी बंधे हुए हैं, क्योंकि ये इसमें भारत तो डायरेक्ट पार्टी है नहीं इस क्राइसिस के अंदर, इसके अंदर और देश इन्वॉल्व है। तो हमें तो अपना चुपचाप रह के अपना रास्ता निकालना है, चुपचाप रहकर अपना रास्ता निकालना है। तो लास्ट में अपने जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे तकलीफें तो आती रहती है, ये पहली बार नहीं है कि हमारा ट्रेड कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस तरीके की देख रहा है। हमारा ट्रेड किसी भी क्राइसिस के साथ हैंड इन हैंड चलता है, क्योंकि जहाँ पे क्राइसिस आता है वहाँ पे चावल की डिमांड बढ़ती है। और तो इस प्रॉब्लम को कुछ एक्सपोर्टर्स को काफ़ी तकलीफें आई ज़रूर है, बट अपना हौसला पूरा बुलंद रखिए, है ना। ये शायद जो तकलीफ है ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी में आने वाले समय में कन्वर्ट हो जाए, आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद देव आपका। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देवकर। युद्ध चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मुसीबतें भी आ रही हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, किसी को भी कोई शंका नहीं है। लेकिन चैलेंजेस आते हैं, मुश्किलें आते हैं, लेकिन कई बार उसमें से अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल कर आती हैं। युद्ध कहीं भी हो, लेकिन आदमी को, व्यक्ति को, सैनिकों को, सबको खाना तो खाना ही है, पेट तो भरना ही है। और अगर पेट भरना है तो आपको चाहे राइस हो या व्हीट हो या पल्सेस हो, कुछ भी हो, यानी कि ये ग्रेन्स आपको एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे, इंपोर्ट करने पड़ेंगे, बाई करने पड़ेंगे, सेल करने पड़ेंगे। हाँ, ये अब अलग बात है कि थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, और वही शायद कठिनाई अभी आप फेस कर रहे हैं। लेकिन जैसा देव ने कहा कि जो लोग सीजन्ड हैं उनको पता है कि चीज़ों को किधर से कैसे मोड़ना है। तो आप भी अनुभव इकट्ठा करिए और दूसरों से सलाह लीजिए, और मैं समझता हूँ आपकी मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी।